आवाम बिलखुसूस हलक़े असम्बली बायकल्ला मुंबादेवी बैंड्रा कुर्ला जोगेश्वरी व दीगर इलाके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने भरपूर एतमाद भरोसा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में दिया और बायकल्ला के हल्के से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। और इस कामयाबी के साथ हमने न सिर्फ एक नई तारीख बनाई बल्कि हमने सोए हुए एहसास को जगाया, मरे हुए एहसास को जिंदा किया, खत्म हुई उम्मीदों को दोबारा जिंदा किया, वो तवक्कुआत जो खत्म हो चुके थे उनको दोबारा पैदा किया, एतमाद को बहाल किया और उस एतमाद और एहसास के जरिए जो कामयाबी हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की, हमने सजदा रेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो इस कामयाबी के जरिए हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम इस कामयाबी के साथ इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि बहुत से उम्मीदें, बहुत से तवक्कुआत अवाम ने हमसे वाबस्ता किए हैं और वो ये चाहते हैं कि बरसा बरस की नाइंसाफी, बरसा बरस की बेआवाजी, बरसा बरस की वो लापरवाही आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उस नाइंसाफी को इंसाफ में बदलेगी, बरसा बरस के अंधेरों का खात्मा करती हुई नए उजालों को लाएगी, बरसा बरस की नाउम्मीदी को खत्म करके नए उम्मीदों को जगाएगी और बरसा बरस की बेआवाजी को एक ताकतवर आवाज की शक्ल में आपके मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करेगी, आपकी तर्जुमानी करेगी, आपके दर्द का इजहार करेगी, आपके तकलीफ का इजहार करेगी और आपके हक के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर आपके हक को हासिल करेगी और आपको कभी मायूस होने नहीं देगी। हमको इस बात का एहसास है कि बहुत सी तकलीफें हुई और हमको इस बात का भी एहसास है कि मुंबई शहर की आवाम ने हर एक को आजमाया और हर आजमाइश में जिस किसी को भी आजमाया उन्होंने उनको मायूस किया, उनके तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे और इस इलाके के लोगों ने बिलखुसूस हमारे इलाकों के लोगों ने हर जमात को आजमाया और 70 वर्ष की आजादी की तारीख को अगर हम देखेंगे तो हमने हर एक को आजमाया। जब नेहरू ने आवाज दी तो हमने नेहरू का साथ दिया, जब लाल बहादुर शास्त्री ने आवाज दी तो हमने शास्त्री का साथ दिया, जब इंदिरा गांधी ने आवाज दी तो हमने इंदिरा का साथ दिया, जब राजीव गांधी ने आवाज दी तो राजीव गांधी का साथ दिया, जब वीपी सिंह ने आवाज दी तो हमने उनका साथ दिया, जब मोरारजी देसाई ने आवाज दी हमने मोरारजी देसाई का साथ दिया, जब देवेगौड़ा ने आवाज दी हमने उनका भी साथ दिया, जब चंद्रशेखर ने आवाज दी तो हमने उनका भी साथ दिया, जब आई के गुजराल ने आवाज दी तो हमने उनका भी साथ दिया और उसके बाद फिर से जब नरसिम्हा राव ने आवाज दी तो हमने उस नरसिम्हा राव का भी साथ दिया, नरसिम्हा राव के बाद
जब सोनिया गांधी अपने घर से निकलकर आवाम में आई और कहा कि तुम हमारा साथ दो, तो हमने बाबरी मस्जिद के शहादत के गम को भी भुलाकर उस सोनिया गांधी का भी साथ दिया। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह ने आवाज दी तो हमने उनका भी साथ दिया। हम 70 वर्ष से हर एक का साथ देते आए हैं, हर एक की आवाज पर हम उनके साथ मिलते रहे। कभी कांग्रेस का साथ दिया तो कभी जनता पार्टी का साथ दिया, कभी जनता दल का साथ दिया तो कभी नेशनल फ्रंट का साथ दिया। फिर उसके बाद हमने कहीं पर एनसीपी का साथ दिया, पवार ने आवाज दी तो शरद पवार का भी साथ दिया, अगर लालू ने आवाज दी तो लालू यादव का साथ दिया, मुलायम ने आवाज दी तो मुलायम का साथ दिया, ममता बनर्जी ने आवाज दी तो ममता का साथ दिया। अरे हमने किसका साथ नहीं दिया, लेकिन बताओ कि हमारा साथ किसने दिया 70 वर्ष में? किसने दिया बताओ? अरे आज यही हक कोई है जो मजलिस अदा करती है और दूसरों को पसंद नहीं आती। 70 वर्ष में चाहे गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट जो इंदिरा गांधी के दौर में बनी, या फिर उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों ना हो, उसके बाद महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट क्यों ना हो, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट क्यों ना हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट क्यों ना हो, हर रिपोर्ट ने कहा कि जिंदगी के हर शोबे हयात में सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं और मेरे भाई है, मेरी बहन है। लेकिन क्या हमको इंसाफ मिला? गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट बनी तो क्या हुआ? सच्चर कमेटी बनी तो क्या हुआ? आप बताइए कि आज नौकरियों में हमारा तनासुब कम होता गया, रोजगार में हमारा तनासुब कम होता गया, हमारी बस्तियां गंदगी के अंबार में रहने लगे, बुनियादी सहूलतों से महरूम रहने लगे, खर्जेजात नहीं मिलते, तालीम के मौके नहीं मिलते, राशन कार्ड नहीं मिलता, आधार कार्ड नहीं मिलता। अरे आज आप बताइए कि हम कहां कहां पिछड़ नहीं गए, कहां कहां कमजोर नहीं हो गए। और फिर मजलिस में इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस भड़काऊ भाषण देती है और मजलिस नफरत की सियासत करती है, सिर्फ खिताबात के जरिए अवाम के जज्बातों से खेलती है। नहीं मेरे भाई, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तकारीर के लिए मशहूर नहीं है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ हक गोई के लिए मशहूर नहीं है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ आपकी तर्जुमान की हैसियत से मशहूर नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने 55 बरस के ऐवान असेंबली के सफर में काम किया है अमली तौर से। हमने अमल किया है, सिर्फ जज्बाती तकारीरें नहीं की। आज आप बताइए कि मैं कुछ कहूं तो बुरा दिखेगा। अरे आज हमारे सामने 2 किस्म के दुश्मन है, एक खुला दुश्मन है तो दूसरा छुपा दुश्मन है। खुला दुश्मन कौन है? नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां है। माफ करना, खुला दुश्मन बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, ये सारे लोग खुले दुश्मन है। खुली मुखालफत करते हैं रिजर्वेशन की, खुला कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए, खुली बात कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक छुपा हुआ दुश्मन भी है जो सेक्युलरिज्म का मखौटा पहनकर सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ इंतखाबात के वक्त हमको याद करते हैं और इंतखाबात के वक्त टोपी पहनाकर स्टेज पर हमारे भाइयों को बिठाते हैं, उनकी नुमाइश कराते हैं और रमजान आ गया तो इफ्तार की दावतें मुनक्किद कर देते हैं। खाजा गरीब नवाज का उर्स आया
तो खिलाफ भेज देते हैं और कहते हैं कि हम सेक्युलर ताकतें हैं, सेक्युलरिज्म के मुहाफिज हैं, हमारा साथ दो। लेकिन आप बताइए क्या आज इन्होंने किया? क्या दिया आपको? आज अगर ये हजारों का मजमा मुझ जैसे शख्स को सुनने के लिए यहां पे इकट्ठा हुआ है, क्या मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम पर जमा ये मजमा क्यों हुआ है? और मैं भी यहां पे मुखातिब करने के लिए क्यों आया हूं? अगर नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां अगर अपना काम सही करते, आपको आपका हक देते थे, आपके साथ इंसाफ करते, आपको नौकरियां देते, आपको बराबर का फंड देते, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे व कॉलेज देते, आपकी औकाती जायदादों का सही इस्तेमाल करते और पूरा काम अच्छा करते, तो क्या मजलिस के लिए जगह होती? क्या मेरे लिए कोई मुकाम होता? अरे इनकी नाकामी की वजह से मुझे मुकाम मिला। उनकी नाकामियों से मायूस होकर ये मजमा आज मुझको सुनने आ रहा है कि चलो सबको सुने, इनको भी सुनेंगे कि ये क्या कहेंगे। अरे आज मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, वो सेक्युलर फोर्सेस से, कांग्रेस, एनसीपी या समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया? सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया था कि चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। क्या वो कमेटी बनाई गई? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां बनानी चाहिए? क्या वो बनाया गया? महमूदुर रहमान कमेटी और सच्चर कमेटी ने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाना चाहिए, जहां पे सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। क्या बनाया? अरे और बहुत सी रिकमेंडेशन है, क्या आपने किया? प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम क्या इंप्लीमेंट हुआ महाराष्ट्र में? मरकज से जितना भी फंड आता है 15% माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में खर्च करना लाजिम है, जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान में 15%, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 15%, हेल्थ के लिए 15%, क्या वो 15% खर्च हुआ? प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज बनानी चाहिए, क्या वो कमेटीज बनाई गई? मेरा सवाल है, अरे आज मैं पूछना चाहता हूं सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वालों से, कांग्रेस और एनसीपी के 15 साल के इख्तियार में क्या तुमने कभी सोचा भी था कि इस पसमानदगी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? क्या रिजर्वेशन दिया? मजहब के नाम पर रिजर्वेशन हम मुतालबा नहीं करते, पसमानदगी के नाम पे, पिछड़ेपन के नाम पे, बैकवर्ड होने के बिना पर हम रिजर्वेशन चाहते हैं। क्या दिया गया? जाते जाते खुश करने के लिए ऐलान कर दिया गया, वो कोर्ट में टिका भी नहीं, खत्म हो गया। आप बताइए, मैं आपसे, आपके जहन से, दिल से, दिमाग से न सिर्फ सवाल कर रहा हूं, बल्कि मैं कांग्रेस और एनसीपी वालों से इसका जवाब भी तलब कर रहा हूं। क्या आबादी क्या है माइनॉरिटीज की? महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज में मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, सब है। कितनी आबादी है पूरे माइनॉरिटीज की? करीब 3 करोड़। और माइनॉरिटी का बजट क्या था कांग्रेस और एनसीपी के दौर में? मेरा यह सवाल है, 2008 और 9 में 162 करोड़, 2009 और 10 में 206 करोड़, 10 और 11 में 238 करोड़ और 11 और 12 में
238 करोड़ से कम हो जाता है 175 करोड़, और फिर 12 और 13 में फिर 175 करोड़। 2013 और 14 आता है तो वो 13 और 14 क्या था? इलेक्शन का साल था, तो 175 से बढ़ा दिया, 280 बना दिया। 280 में से कितने खर्च हुए? सिर्फ 80 करोड़ रुपया खर्च हुआ, सिर्फ 80 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ऐलान तो कर दिया। आप बताओ मेरे भाई कि आज सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले से मेरा सवाल है, बजट क्यों इतना कम दिया? आप गौर करिए। अरे न सिर्फ बजट, मैं आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी के लोगों से कि कितने उर्दू मीडियम स्कूल में पूरे महाराष्ट्र में 4,900 उर्दू मीडियम के स्कूल है। जुमला एनरोलमेंट है इन स्कूल में तो 13 लाख का। गर्ल्स का एनरोलमेंट है 7,42,000 का। टीचर्स है 37,000, और पूरे स्कूल कितने हैं? 4,900। और इन स्कूल में कंप्यूटर लैब्स कितने हैं? आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ 343 स्कूल में कंप्यूटर के लैब हैं। क्या ये इंसाफ हुआ उर्दू के साथ? उर्दू के साथ ना इंसाफी क्यों? क्या इसीलिए कि वो हमारी जबान है? उर्दू के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? क्या ये हमारी जबान है? मुझे याद आता है नेहरू ने अपने किताब में कहा था कि किसी कौम को खत्म करना है तो सबसे पहले उनकी जबान को खत्म करो। तो क्या आज हमको खत्म करने के लिए क्या हमारी जबान को खत्म किया जा रहा है? मेरा सवाल है। कंप्यूटर लैब को छोड़िए, कितने स्कूल में 4,900 स्कूल में से, सुनो मेरे भाई, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी के गुण गाने वालों सुनो, 4,900 स्कूल में से 1,225 स्कूल ऐसे हैं जहां पे फर्नीचर ही नहीं है। फर्नीचर ही नहीं है 1,225 स्कूलों में, और 500 उर्दू मीडियम के स्कूल ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अंधेरे में पढ़ रहे हैं। 4,900 स्कूलों में से 2,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे लड़कों और लड़कियों के लिए टॉयलेट भी सही नहीं है, बाथरूम तक नहीं है। क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या ये दीनदारी व ईमानदारी है? बताओ एक कांग्रेस एनसीपी वालों, यहां पे पुलिस वाले हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के दौर में 10 साल, लास्ट 10 इयर्स में कस्टोडियल डेथ्स कितने हुए? 333 कस्टोडियल डेथ्स हुए, 333, और इन 333 डेथ्स में 224 मुस्लिम्स एंड दलित्स हैं। तो क्या पुलिस की कस्टडी में भी मौत होते हैं? मैं कहूंगा तो एतराज करेंगे। हाई कोर्ट के जज ने क्या रिमार्क किया, कहा कि क्या बात है कि एक मखसूस मजहब के मानने वाले ही जेल में मर रहे हैं। कोर्ट का रिमार्क मुसलमानों की तरफ था। क्या एनसीपी और कांग्रेस ने कुछ किया इसके लिए? मेरा सवाल है, आपने और दिया उनको, उनके गिरबान को बदलकर पूछो ये हमारी अमवात क्यों हो रही है? मुसलमानों का तनासुब परसेंटेज महाराष्ट्र में 12% है, और जेलों में 31% मुसलमान जेलों में है। अरे हम जेल नहीं चाहते, हम स्कूल चाहते हैं,
हमारे बच्चों के लिए मदरसे चाहते हैं, हम हमारे बच्चों के आंखों में ख्वाब चाहते हैं, वो ख्वाब जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ख्वाब। क्या दिया? आप बताओ मेरे भाई, हम पे इल्जाम लगाते हैं, आज क्या है? कितने परसेंट ग्रेजुएट बनते हैं महाराष्ट्र में? क्या आपको मालूम? ये मेरे फाइंडिंग्स नहीं है, ये मेरी बातें नहीं है, ये महमूदुर रहमान कमेटी में आया है कि लेस देन 3% मुस्लिम कंप्लीट द ग्रेजुएशन। 3% से भी कम मुसलमान ग्रेजुएट बनते महाराष्ट्र में। ड्रॉप आउट स्कूल से 50% है। और फिर मैं जानना चाहता हूं, पर कैपिटा इनकम कितनी है? क्या है महाराष्ट्र में बताइए? पर कैपिटा इनकम पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी की 500 रुपये, 500 रुपीज। 55 अर्बन बीपीएल पॉपुलेशन और मुसलमान महाराष्ट्र में 25 मॉडरेट पॉवर्टी में रहते हैं। मतलब ये कि 80% मुस्लिम्स आर पुअर इन महाराष्ट्र। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, ये मेरे नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आज मैं बात कह रहा हूं तो क्या गलत है? आप बताइए, कितने लोगों को बैंक से कर्जे मिलते हैं? लेस देन 6%, लेस देन 6%, 6% से भी कम लोगों को कर्ज मिलता। गोवंडी में तो एक भी नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, सिर्फ एक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा एक है। आप बताइए, क्या ये इंसाफ है? आप बताइए। मैं जब यहां जाता हूं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बड़े सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। ये एनसीपी के सदर शरद पवार साहब पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। समझ में नहीं आया ये वक्त में पद्म विभूषण क्यों दिया गया। शिवसेना हट रही है, सरक रही है, तो पवार को तैयार कर रही है बीजेपी, इसलिए दिया गया। क्या मार्च 2014 19 मार्च को एनसीपी के सदर शरद पवार साहब ने बयान दिया, नरेंद्र मोदी कैनॉट एस्केप द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द 2002 post Godhra riots, not withstanding the clean chit given to him by the court। मतलब ये कि पवार साहब ने कहा कि अखलाकी जिम्मेदारी से नरेंद्र मोदी साहब बरी नहीं हो सकते 2002 के गुजरात के फिसादात के लिए। उसमें कोई शक नहीं कि कोर्ट ने आपको बरी किया, ये इनका स्टेटमेंट। मार्च में ये दिया तो 19 अक्टूबर 2014 में देते हैं शरद पवार साहब कि अगर सेना साथ नहीं देगी तो एनसीपी बाहर से बीजेपी को सपोर्ट करेगी। क्या इसलिए देने वालों ने एनसीपी को वोट दिया कि तुम हमारे वोट लो और उन वोटों को ले जाकर हमारे कातिलों के दामन में कदमों में डाल दो। आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आज यही है इनका रवैया। आप बताइए। और आज भी क्या बयान आ रहा है? आज से 4 रोज पहले क्या बयान आया पवार साहब का कि अगर बीजेपी को जरूरत पड़ेगी तो हम सपोर्ट करेंगे। उधर सेना लड़ रही है और ये कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। ये लड़ाई मेरे भाई अजीबोगरीब लड़ाई है। हिंदुस्तान में ड्रामे की सियासत उरूज पर है। वजीर आजम सबसे बड़े ड्रामेबाज, सबसे बड़े
यूसुफ खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान पीछे इनकी एक्टिंग के सामने। पार्लियामेंट में गए तो सीढ़ियों पे झुक गए। तमाशा, आप बताओ। तो एक दौड़ का आगाज हो गया। मोदी बड़ा अदाकार नहीं, समाजवादी पार्टी बोली नहीं, हम बाप बेटे उससे बड़े अदाकार। वो दो बाप बेटे अदाकारी करने लगे तो उनको ज्यादा पब्लिसिटी मिली कि नहीं, अखिलेश अच्छा है, विकास का बच्चा है, हिंदी के लफ्ज जो बोलते हैं, विकास पुरुष है, विकास नौजवान है, बाप ऐसे थे, बेटा अच्छा है, ऐसा जबरदस्त खेल खेले। तो अब ये दो भी बोले कि क्यों नहीं हम दोनों भी लड़ लेना। दोनों मिलकर लूटे, दोनों मिलकर बीएमसी को लूटे। ग्रीस, गाड़ियों को जो ग्रीस लगाई जाती है वो ग्रीस के खरीदी में दोनों मिलकर लूटे। बीएमसी का कागज खरीदने में 31 करोड़ रुपए का घपला है। यह है हर जगह पे धंधेबाजी। और यह सब करने के बाद अब फडणवीस साहब कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके पास लूट है, फुला है। तो इधर से ठाकरे उद्धव ठाकरे कहते हैं कि तुम्हारे पास गुंडे हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट है, फुला है, हम मिलके इलेक्शन नहीं लड़े। अरे बाबा, हमारे हैदराबाद में बोलते हैं, अरे मियां जरा तू मारे जैसा करना, मैं रोए जैसा करता। तो वैसा ही हो गया, ये मारे जैसा कर रहे हैं, वो रोए जैसा कर रहे हैं। अरे ऐलान कर दो ना, इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे हैं ना, तो चलो, अगर तुम में गैरत है, शर्म है तुम में, तो मैं शिवसेना को कहता हूं, अगर तुम में गैरत है, शर्म नाम की कोई चीज है, इज्जत नाम की कोई चीज है, तो कल तुम फडणवीस की बीजेपी के कैबिनेट से इस्तीफा देके निकल जाओ। ऐ नरेंद्र मोदी, ऐ फडणवीस, अगर तुम लोगों में शर्म है, हया है, अगर तुम में थोड़ी भी इज्जत है, तो चोरों को अपनी कैबिनेट से निकाल के फेंक दो ना। नहीं फेंकते, इलेक्शन लड़ लेंगे, इलेक्शन लड़े बाद फिर दोनों मिल लेंगे, यही है। और अगर नहीं मिले तो पवार साहब तो तैयार है। पवार का क्या है, मैं कहूंगा कि हर जगह हसीना बने हुए हैं, हर जगह हसीना, हर एक के हसीना है। आप बताओ मेरे भाई, ये आलम है। और फिर एनसीपी और कांग्रेस के दौर में कितनी औकाती जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, कितनी औकाती जायदादों को लूटा। ये कांग्रेस एनसीपी वालों ने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट है, क्या कहती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, कि मुंबई शहर में 1200 औकाती जायदादें। उसके बाद महाराष्ट्र का चैरिटी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? चैरिटी कमीशन कहती है कि नहीं, 1200 नहीं, 1500 है। वो 1200 बोले तो ये 1500 बोले। सर्वे कमिश्नर जाके तहकीक करे, देखे कि कोई 1200 बोल रहा है, कोई 1500 बोल रहा है, अरे हकीकत में कितने हैं? तो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आती है कि ना 1200 है ना 1500 है, बल्कि सिर्फ 340 है। अरे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं कि 340 है तो करीब 650 या 700 या 800 जायदादें कहां गायब हो गई? यही एनसीपी कांग्रेस के लोगों ने 750 मुंबई की औकाती जायदादों का सौदा कर दिया, बेच दिया, खा गए बेईमान लोग। किसी की बाप की जागीर नहीं है। आरिफ नसीम खां, तेरे बाप की जागीर नहीं है, औकात की जायदाद वो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत से बेईमानी करने वालों,
जाएगी, तुम्हारी खबर छोटी हो जाएगी, अल्लाह का अजाब तुम्हारे पे आएगा, तुम्हारी आल औलाद नीज तो नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि तुमने अल्लाह की अमानत के साथ बेईमानी। और ये आखादी जायदादों की बेईमानी का नतीजा है कि मैं कहूंगा कि अल्लाह ने ये कांग्रेसियों, एनसीपी और समाजवादी पार्टी को इख्तियार से महरूम कर दिया। आज आप बताइए, हम पे इल्जाम, क्या अमीन पटेल नहीं, क्या आरिफ नसीम खान नहीं, क्या अबू आसिम आजमी नहीं, क्या नवाब मलिक नहीं, और कौन बताइए, वारिस बाबा सिद्दीकी, असलम शेख, क्या एक भी मर्दे मुजाहिद नहीं है इनमें जो उठ के पूछ सकता है कि मेरे बच्चे पुलिस कस्टडी में क्यों मर रहे हैं, मेरे आबा अजदाद की मौकूफा जायदाद को कौन बेच रहा है? क्या एक भी मर्दे मुजाहिद नहीं है? अरे नहीं है, इसलिए तो हम आए हैं, इसलिए हम आए हैं। आपको बताऊं, 70 प्रॉपर्टीज 2014 में एलओसी देकर गए ये कांग्रेस एनसीपी वाले। वारिस पठान साहब, आप भी तवज्जो दें, माफ करना ये आपका काम था, मैं कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आइंदा ये काम आप करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आइंदा ये लंबी तकरीर या आदाद शुमार की तकरीर अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं करेगा, इम्तियाज जलील वो वारिस पठान करेंगे। सिर्फ एमएलए बैंक बनकर कुर्सी पे बैठना नहीं है मेरे भाई। मैं आया तो लोग बोलते हैं शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं कोई शेर वेर नहीं हूं, ना ही मुझे शेर बनना है। अकबरुद्दीन ओवैसी मुंबई का आया है तो खुदा की कसम, रसूलुल्लाह की कसम, हम नौजवानों में से, आप में से एक नहीं 10 शेर को पैदा करने आया हूं। अब वारिस फैसला आप कर लो, पहला शेर आपको बनना है या आवाम बन जाएगी? सुनिए वारिस साहब, आप भी सुनिए। 70 औकाफी जायदादें, सिर्फ 10-11 बोलूंगा, वक्त नहीं है। अलमंड रोड अंबानी हाउस साइट 4,532 स्क्वायर मीटर, अंबानी का सही है। पनवेल मुंबई 1,832 स्क्वायर मीटर, लोअर परेल 3,442 स्क्वायर मीटर। वारिस साहब तवज्जो चाहता हूं आप। मजगांव आपके हल्के में, मजगांव 1,634। आप एमएलए बनने से पहले ये चोर एनओसी देकर चले गए, अब आपको वापस लाएंगे ना, लाना है आपको। बायकल्ला 700 स्क्वायर मीटर्स, दादर स्मॉल पीस ऑफ लैंड, आगरीपाड़ा ये भी आपके हल्के में है 841 स्क्वायर मीटर्स, अंधेरी 3,416 स्क्वायर मीटर्स, मलाड 7,881 स्क्वायर मीटर्स, माहिम 345 स्क्वायर मीटर्स, वर्ली 2,318 स्क्वायर मीटर्स। ये लोगों ने इस्माइल यूसुफ कॉलेज के साथ भी इंसाफ नहीं किया। मानोगे ना इस्माइल यूसुफ कितनी बड़ी जमीन है, जानते हैं आप? 65 एकड़ जमीन है। आज वहां पे पार्टी के दफ्तर भी आ गए, लॉ कॉलेज आया और दूसरे भी आए। क्या मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे मासूम भाइयों, क्या आप उठ नहीं सकते? उठने तैयार है तो बोलो।
चेन्नई में जल्लीकट्टी के लिए वो लोग समंदर के पास पुरवरा तैनात करते, खड़े रह जाते। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी होता है, जल्लीकट्टू की इजाजत दी जाती है। खुदा की कसम, अगर मुंबई का मेरा एक एक भाई उठ जाएगा और लब्बैक कहता हुआ मेरे साथ आएगा, पुरअमन तौर पे हम भी जाकर बैठ जाएंगे वहां पे, और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि वो जमीन हमको नहीं मिलेगी। अरे उठो, उठो मेरे भाई, अगर हम नहीं उठेंगे तो फिर कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारा मिजाज यही हो चुका कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया। बेशक हमको खिलौने दे के बहलाए ना, इंशाअल्लाह मजलिस आ गई, हमारे नए खिलौनों का नाम कांग्रेस होगा, एनसीपी होगा, समाजवादी पार्टी होगा। तुम हमसे खेले, अब हम तुमको खिलौना बना के खेलेंगे। बेशक हम इख्तिदार पे नहीं आ सकते, बेशक नहीं आ सकते, लेकिन खुदा की कसम, हमारे मर्जी के बगैर न दिल्ली के तख्त पे न महाराष्ट्र के तख्त पे कोई बैठ सकता है जब तक कि हम इजाजत न दें। फिर क्या बात है, क्या बात है कि हमारा वजूद नहीं के बराबर हो चुका, हम कमजोर होते चले गए। सिर्फ एक ही वजह है, गैरों पे तनकीद करने से पहले माफ करना मेरे भाई, बुजुर्गों से माफी, नौजवानों से माफी, अपने गिरबान में झांक कर देखो। हमारा इंतशार जिम्मेदार है, हमारी बेबसी, हमारी नाइंसाफी और हमारी बेहिसी। अगर हमारे सफों में इत्तेहाद हो जाए तो खुदा की कसम कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। आज आप समझो ये बात, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कुछ होने जाने वाला नहीं है मेरे भाई। खुदा ना समझो, मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क किधर जा रहा है और हम कहां जा रहे हैं। हर किसी की आवाज है, सिर्फ हमारी आवाज नहीं। और हम जब आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर तनकीदें की जाती है, इल्जाम लगाया जाता है। एक कहता है कि बीजेपी के आलाकार है, दूसरा कहता है कि ये एंटी नेशनल। कांग्रेस के पास सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट है, बीजेपी संघ परिवार के पास नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट है। बीजेपी के खिलाफ बोले तो एंटी नेशनल, कांग्रेस के खिलाफ बोले तो बीजेपी के। आप बताइए, क्या हम खामोश बैठे, क्या हम नहीं उठे? अरे हम इतनी दूर क्यों आए हैं? हम इतनी दूर अपनी इज्जत में इजाफा करने नहीं आए हैं, हम इतनी दूर आपकी दौलत में से कुछ हिस्सा मांगने नहीं आए हैं, हम इतनी दूर आपके कारोबार में से कोई हिस्सा मांगने नहीं आए हैं, हम इतनी दूर सिर्फ आपके इज्जत के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपके हक के लिए, आपकी नाइंसाफी के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं। याकूब मेमन की फांसी पर तबसरा एंटी नेशनल, भारत माता की बात एंटी नेशनल, ट्रिपल तलाक की बात करें एंटी नेशनल, डिमोनिटाइजेशन पे बोले एंटी नेशनल। अरे बताओ मेरे भाई, अगर कोई कहता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है नहीं कर रहे हैं भाई, एक काम तो कर रहे हैं ना, जो कोई नहीं बोलता वो हम तो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं नहीं? बच्चे को भेज देगा, अंदर जाएंगे तो रिटर्न नहीं आने देगा। और फिर अगर कोई अकबर ओवैसी पर तनकीद करना चाहता है, वैलेंटाइन है वहाँ पे, तो मैं कहूंगा मेरे भाई, तुम मेरे जैसी तकलीफ कर लो,
मैं मुंबई को फिर नहीं अलग आऊंगा। भाई को बोलो, फिर बॉडीगार्ड को, बाउंसर को बोलेगा। कौन सी तकलीफ? काम मत करो भाई, जान दो 1 घंटा नहीं, सिर्फ 15 मिनट में ही तकरीर जैसी तकरीर कर लो, मैं बंबई कर रहा हूं। कोई है मत, कोई है कांग्रेस में? अरे हम बोलते हैं, भगोड़े नहीं है, भागते नहीं है। फर्क यही है मिस्टर मोदी, हम लंदन में थे, हम पे इल्जाम लगा तो मुस्कुराते मुस्कुराते लंदन से हैदराबाद आए और हंसते हंसते 40 दिन जेल में काट लिए। मगर हम डरे नहीं, हम भगोड़े नहीं है। मगर मालिया भाग गया लेकर, कोई भागने वाले होते हैं तो कोई पलट के आके आंख में आंख डालकर गुर्रा कर देखने वाला होता है, नजरों से नजरें मिलाकर हक मांगने वाला होता है, और नजरों से नजरें मिला के अपना हक मांगने वाला, हक गोई बेबाकी के साथ बयान करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। 70 वर्ष से नहीं, मुंबई वालों साथ चलो, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। चलो यहां से चलते हैं तो सारे हिंदुस्तान को फतेह करते हैं। क्या चलोगे? क्या चलोगे? चलो हिंदुस्तान के मायूस, बेबस, लाचार लोगों की क़यादत करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो वक्त आ चुका, हमको आगे बढ़ना होगा। अगर आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हालात का मुकाबला नहीं करते। आज हालिया अरसे में मिस्टर मोदी मुंबई आए थे, 1 लाख चिल्लर करोड़ के कामों का संख्या बुनियाद रखी। कितना? 1 लाख, पूरे 1 लाख। हमारे पास 1 लाख रहा तो 1 लाख 1 रुपया देते भाई। खैर 1 लाख का रखी, पीएमसी कराई। चलिए, मोहतरमा 20 साल से है, हमारे पास आई है। अगर मैं गलत हूं तो आप सही करिएगा। मुंबई कॉरपोरेशन का बजट 2011 में 21,096 करोड़, 12 और 13 में 26,580 करोड़, 13 और 14 में 27,578, 2014-15 में 31,178, 15 and 16 33,519 करोड़, 16 और 17 37,052, 21,000 था, 18,000 चिल्लर खर्च हुआ, 26,000 चिल्लर था तो 22,000 चिल्लर खर्च हुआ, 27,500 चिल्लर था तो 24,000 खर्च हुआ, 31,000 था 26,000 चिल्लर खर्च हुआ, 33,000 चिल्लर था तो 26,479 खर्च हुआ। इस साल 37,052 में से सिर्फ 8,102 करोड़ खर्च हुआ। सही है? आप मैं पूछना चाहता हूं, मैं जाकर पूरा सर्वे करा, पूरा रिसर्च किया, आपको सुन के हैरत होगी। 10 साल में तनख्वाहों को छोड़कर मुंबई की तरक्की के लिए कितना खर्च हुआ मालूम आपको? 10 साल में कितना होना है? सही कह रही, 10 साल में जुमला सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मिस्टर मोदी 1 लाख का संज्ञा बुनियाद रखे, 10 वर्ष में 40,000 हुए तो 1 लाख क्या 25 वर्ष में करेंगे? तो चाहिए 1 वर्ष होने तक
कौन जीता है तेरे जुल्म के सरहों में, ये हालत है। हाँ बताइए, ये है अंधेरी नगरी चौपट राज। बात करे कि बोलते मैं चाय वाला, मैं चाय वाला, चाय वाला। चाय वालों को देंगे तो यही होगा। आप बताइए, हम बोले तो बोलते ऐसा बोल रहे। अरे आप बताइए ये क्या है? अरे ये सब चीजें अपनी जगह है। अरे ये बी वार्ड है। माफ करना मोहतरमा, मैं आप पे तनकीद नहीं, सीधा सीधा बात करता हूं। सच कह रहा हूं, आपने बहुत काम किया, बहुत किया, लेकिन 5 बरस में सिर्फ ये 2 बल्दी हलकों में डेंगू के 231 केसेस हुए, मलेरिया के 1691 केसेस हुए, ट्यूबरकुलोसिस के 638 हुए, डायरिया के 7806 हुए, ड्रेनेज के कंप्लेंट्स 13, 14 और 15 के 799 कंप्लेंट, रोड्स के 1997 कंप्लेंट, वाटर सप्लाई के 222। सबसे अहम मामला है वारिस साहब, निजाम साहब, मोहतरमा आप भी करना ये काम सबसे अहम काम है। तो वाटर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेटेड के केसेस 85 है, ये 2 वार्डों में। बहुत खराब। अंग्रेजों की जमाने के पानी के लाइने बदले नहीं गए, पानी का मसला है। मजलिस आएगी तो इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को भी हल करने की कोशिश करेगी। गार्बेज नॉट लिफ्टेड 248 केसेस, मेन होल 267। चलिए यहां से हटते हैं, एक अहम चीज पर आते हैं। सड़कों की तामीर और मरम्मत 2000 करोड़ का स्कैम, कॉन्ट्रैक्टर्स का स्कैम है ना। हम ये भी करेंगे, कौन है ये गुत्तेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है बताओ, हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। नालों की सफाई का काम 10 साल में 6000 करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए खर्च हो चुका है। अब भी नाले वैसी गंदे के गंदे पड़े हुए। 6000 करोड़ कहां गए, कहां गए? नहीं भाई, मातोश्री को गए, ठाकरे साहब की कयामगाह को गए, फडणवीस, बीजेपी, मोदी, ये सब मिलके बांटे। चोर चोर मिलके गांव बांट लिए, बोलते ना, सब मिलके ले लिए। अब बीएमसी का स्वीपिंग का भी स्कैम है या नहीं? देखिए, 4 स्वीपर्स है इस गली में, तो एक स्वीपर रहता है हकीकत में 3 के बोगस कार्ड लेके 3 की तनख्वाह जेब में डाल। सही है या नहीं? अब हमारे बस्तियों में ये चोरी नहीं होगी। जहां करना है कर लो भाई, लाल बाग में करना है कर लो, यहां नहीं। सही है ना? यहां नहीं होगा। इसके बाद टैबलेट का टैब दिए थे 20,000 तुलबा को, उसमें भी घबला, टैब में भी। चलिए ग्रीस में भी पेपर खरीदे, उसमें भी। बहुत सी बातें, बहुत वक्त कम है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हैदराबाद में खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने बनाई थी पुराने शहर के लिए। वैसे ही मजलिस अगर बीएमसी के इंतखाबात में 25 या 30 कॉर्पोरेटर्स को जिताने में कामयाब हो जाती है और ये हरा झंडा बीएमसी पे लहराएगा, तो खुदा की कसम मुंबई के ओल्ड मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी हम बनाएंगे। 3000 करोड़ का पैकेज हम लाएंगे, हम लाएंगे। न सिर्फ ये, गोवंडी के लिए 1000 करोड़ का पैकेज हम लाएंगे। कचरे का अंबार वो भी करेंगे। हम चाहते हैं कि आइलैंड सिटी, यहां सबसे बड़ा मसला हम जानते हैं कि पार्किंग का है, गाड़ियां नहीं। पार्किंग के लिए डेडिकेटेड स्पेसेस को अलॉट करने के लिए हिकमत बनाएंगे।
कोई बड़े कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर कंसल्टेंट्स के जरिए रिपोर्ट बनाए ताकि ओल्ड मुंबई में अच्छा काम। ओल्ड मुंबई का और एक बहुत बड़ा मसला, मैं गलत हूं तो बोलिए, जब भी बारिश होती है तो पानी में डूब जाता है बहुत सारे, सही है ना? स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन अंग्रेजों की जमाने की है। हम एक पैकेज लेकर आएंगे, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का असर नौ काम कराएंगे ताकि ओल्ड मुंबई पानी में डूबा न रहना चाहिए। मच्छरों के लिए फॉगिंग करेंगे। ये जो बिल्डिंगों को फिर से रेनोवेट करते हैं उसके लिए सेस लेते हैं, रीडेवलपमेंट, वो सेस चार्जेस को कम करने के लिए मुताबिक है। और उसके बाद 500 स्क्वायर फीट पर माफी है तो हम 1000 को माफ करने का मुतालबा करें। हम ये काम करेंगे, कचरे की निकासी के लिए काम करेंगे, कचरा उठाने के लिए। अरे हम सिर्फ जज्बाती बातें या नारे नहीं करते मेरे भाई, हम हक बयानी करते हैं। आज शिवसेना मराठी मीडियम के बच्चों के लिए बीएमसी के इश्तिराक से सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के कैंप्स रख रही है, सेंटर्स चला रही है, सही है ना बात? हम जब आएंगे तो बीएमसी के साथ मजलिस मिलकर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स को मराठी मीडियम के होने दीजिए, उर्दू के होने दीजिए, इंग्लिश के होने दीजिए। ओल्ड मुंबई और मुंबई के हर जगह पर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सेंटर्स बने जहां पे सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की ट्रेनिंग के मराठी हो। हम ये कोशिश करेंगे। हैदराबाद में हम 5 रुपये में नाश्ता देते हैं, मील देते हैं, 5 रुपीज। जीएचएमसी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देती है। हम कोशिश करेंगे कि मुंबई शहर के बड़े बड़े स्लम्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, अंडरग्राउंड स्टेशन जितने, वहां पे 5 रुपये में खाने के सेंटर बनाए ताकि 5 रुपये में गरीब को खाना मिल सके। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हैदराबाद में मिनरल वाटर प्लांट, मिनरल वाटर प्लांट, वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर देते हैं। 1 रुपये में 20 लीटर पानी हम हैदराबाद में पुराने शहर में देते हैं। हम वैसे ही इंशाअल्लाह ताला बीएमसी में मजलिस आएगी तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए 1 रुपये में 20 लीटर पानी देने का इंतजाम करेंगे। हम ये काम करेंगे। हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रेंथन करेंगे, उर्दू मीडियम स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे। बहुत सी ये बातें, बहुत से काम हम करेंगे। लेकिन मेरे भाई, आप पूछेंगे कि अकबर साहब आप हैदराबाद में क्या करें? मेरे भाई, मुख्तसरन कहूंगा, ख्वाहिश थी कि जरा मोदी को और बोलूं, वक्त नहीं है, मगर हैदराबाद में क्या वो करें वो भी बोलना जरूरी है। हैदराबाद में माइनॉरिटीज का बजट 1200 करोड़। तेलंगाना में गरीब बच्ची की शादी के लिए तेलंगाना हुकूमत 51,000 रुपीज देती है। जितने भी बच्चे एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, आर्किटेक्चर, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ कागज लेकर कॉलेज में दाखिला लेते हैं और उनकी पूरी की पूरी फीस गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अदा करती है हमारी वजह से। अगर ये पास करने के बाद कोई पढ़ना चाहता है तो ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जाती है। कितनी? 20 लाख रुपया दिया जाता है बाहर जाके मास्टर्स करने के लिए। यह भी हमारी वजह से दिया जाता है। न सिर्फ ये, आपको सुन के हैरत होगी कि तेलंगाना रियासत में जितने भी मुसलमान एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में उनको असेंबली सेशन में मैं कामयाब हुआ, और वो क्या था कि मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससी एंड एसटी। एससी एसटी को जितने मराहत हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे
मुस्लिम स्टूडेंट्स को मिली, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। हैदराबाद में इस्लामिक सेंटर बन रहा है 40 करोड़ रुपए से, यतीम खाना बन रहा है 20 करोड़ से, 200 रेजिडेंशियल मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल है हमारा कारनामा। और एक खुशखबरी देता चलूं, नीट एग्जाम जो हो रहा है ना, मराठी में हो रहा है, गुजराती में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, उर्दू में नहीं हो रहा है। 15 दिन पहले असेंबली में मैंने रेजोल्यूशन मंजूर करवाया, तेलंगाना की असेंबली में जो मरकजी हुकूमत को रवाना हुआ कि ऑल इंडिया नीट एग्जाम जो है वो उर्दू में भी कंडक्ट होना चाहिए। क्या एनसीपी कांग्रेस वाले करे मेरे भाई? आवाज उठाए। अरे आप देखो, लोग बोलते हैं मजलिस के इतने 7 एमएलए से क्या कर सकते हैं। अरे साथ रहने दो, याद रखो तेरार मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज मायने रखती है तो इखलास, खुलूस, दियानतदारी, और अगर कोई मुखलिस होगा तो उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके नेक इरादों में खैर और बरकत अदा करता है, गैब से हालात बना देता है, मसाइल हल हो जाता है। ये इखलास है हमारे पास। औकाफी जायदादों को हमने हासिल किया। अब 15 दिन बाद हैदराबाद में 375 एकड़ मैं हासिल करने वाला हूं मौकूफा जायदाद। 1 एकड़ कितने में मालूम आपको? 1 एकड़ 25 करोड़ रुपए में है। तो 375 एकड़ की कितनी कीमत होगी आप अंदाजा लगा लो। हुकूमत दे रही है वह वोट को हमारी नुमाइंदगी पर। ये किसकी ताकत? इत्तेहाद की ताकत। हैदराबाद में दवाखाने हैं हमारे, ओएसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, मेडिकल इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी और कई कॉलेजेस हैं। मेरे हलके में 7 स्कूल हैं जिसमें फ्री तालीम दी जाती है गरीब बच्चों को। फ्री तालीम, 11,000 बच्चों फ्री पढ़ रहे हैं। बस्ता फ्री, किताबें फ्री, जूते फ्री, बस आना है, पढ़ना है, जाना है। 11,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की तरफ से। पूरे उर्दू मीडियम के स्कूल में पढ़ने वालों को मजलिस की जानिब से बैग दिया जाता है, नोटबुक दिया जाता है, कंपास बॉक्स दिया जाता है, 10th की बोर्ड की फीस, और अगर कोई फर्स्ट क्लास आ गया तो 5,000 रुपये का नकद इनाम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन देती है। हम कोई नया फार्मूला लेकर नहीं आए मेरे भाइयों, यहां पे वहां की कामयाबी को यहां इंप्लीमेंट करने आए हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए मजबूत क़यादत की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, और आपकी दुआएं आपके साथ की जरूरत है। अगर आपकी दुआएं रहेंगी, आपका साथ रहेगा, तो हम जरूर कुछ करेंगे। हालात की नजाकत को समझो मेरे भाई, ये मुल्क कहां जा रहा है। अगर किसी को अकबर ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं आती तो मैं कहूंगा कि मेरे दिल में आग है, मेरे दिल में अगर कोई तकलीफ है, अगर कोई दर्द है, तो वह दर्द अल्फाज की हिंदुओं से नहीं, हमारा गुस्सा सिख से नहीं, हमारा गुस्सा ईसाई से नहीं, हमारा गुस्सा शिकवा और शिकायत तो यह है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को अब तक सजा नहीं मिली। ये शिकायत है। शिकायत है तो यह है कि हमको नौकरियां नहीं मिली। शिकायत है तो यह है कि हमको रोजगार नहीं मिला। शिकायत है तो यह है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे नहीं मिले। शिकायत है तो यह है कि एहसान जाफरी के कातिलों को सजा नहीं मिली। शिकायत है, शिकायत है, शिकवा है तो यही है कि इशरत जहां को इंसाफ नहीं मिला। शिकायत है, शिकवा है तो यही है कि लव जिहाद के नाम पर हमको मारा गया, इंसाफ नहीं मिला है। तो अखलाक की मौत की शिकवा है तो जाहिद और नुमान की मौत का शिकायत है। तो हम मालेगांव में
परसा बरस तक जेल में सड़ने वाले हमारे बच्चों की गिरफ्तारी की शिकायत है। शिकायत है तो नाइंसाफी की, शिकायत है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं करने की, शिकायत है तो महमूदुर रहमान की कमेटी को इंप्लीमेंट नहीं करने की, शिकायत है तो कश्मीर में फौज के जरिए गोलियां बरसाकर सौवों मुसलमान बच्चों की बीनाइयों को महरूम करना, छीनने से, शिकायत है तो सरहद पे सिपाहियों के मरने की, शहादत की, शिकायत है तो अहमद मिस्टर करकरे की मौत की, शिकायत है तो हमको हमारी सरहदों पे जान की बाजी लगाकर सरहद की हिफाजत करने वाले सिपाहियों की शहादत पर शिकायत है। अभी बहुत है शिकायत, वक्त नहीं है, मगर पूछना चाहता हूं, क्या मेरी शिकायत जायज है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरी शिकायत सही है? अगर सही है तो एक जोरदार नारा लगाना, बता देना हिंदुस्तान को कि हमारी शिकायत है। नारा क्या होगा? मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद कहना। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। देखो हिंदुस्तान, इतने शिकायत रख कर भी हम तेरे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इसलिए कि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है। अभी रुकिए, 5 मिनट है। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है। अरे यार, डिमोनेटाइजेशन करें, क्या हुआ? ब्लैक मनी कहां है? मिस्टर मोदी, ब्लैक मनी कहां है? फेक करेंसी कहां है? बताइए। टेररिज्म खत्म हुआ? कहां हुआ? उड़ी अटैक, नागौर अटैक, सब आ जा रहे। हमारी शिकायत ये है, बैठ के चाय पिला रही, साड़ी दे रही, नवाज शरीफ के घर की शादी में जा रहे और हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे। मैं कहूंगा इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा है तो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस। क्या करे? डिमोनेटाइजेशन, इकोनॉमी तबाह, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए बड़े कहते थे, सुनो नौजवानों, याद रखो, जब बात करे चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, खुद चाय वाला कहे। आपको मालूम, अगर कोई बादशाह है वो गरीब हो जाए, फकीर हो जाए, और अगर कोई, तो फर्क होता है। अगर बादशाह गरीब हो जाए तो उसकी फकीरी में भी बादशाहत नजर आती है, सही है ना? और एक फकीर, वो फकीर नहीं जो औलिया अल्लाह की तरह, इस जैसे फकीर की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा फकीर बादशाह बन जाए ना तो बादशाहत में भी फकीरी नजर आती। तो यही फकीरी नजर आई। पैसा हमारा, हम खड़े हुए हैं लाइन में। मुझे याद आता, भाई आखिरी में बोल के चला जाता हूं कि 2 मिनट है ना? 2 मिनट। एक जबरदस्त हिस्सा सुना दूंगा। किसके ऊपर? एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी और बीजेपी से। तो जबरदस्त फेंकने वाले समझ गए ना? जबरदस्त फेंकते थे, झूठ बोलते थे। दोनों का आमना सामना हो गया एक दिन, दोनों परेशान हुए। अरे बाबू, ये जबरदस्त फेंकने वाला है, अब क्या फेंकता नहीं मालूम, मुझे इससे ज्यादा फेंकना पड़ेगा। तो दोनों आए, बोले और बताओ क्या है? तो एक के पहला आदमी फेंकने लगा, मालूम क्या? मालूम, हमारे पास
हमारे बाबा दादा की इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि हम ऐसा बीज फेंकते 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 जब वापिस आते जब तक फसल तैयार हो तो दूसरा बोला हवा इतनी जमीन, हवा इतनी जमीन, ये कौन बोले इतनी जमीन बीन बीन बीन? बीजेपी सेना बोली, बोलते कांग्रेस पवार साहब और फिर यादव साहब तीनों बोले अब तुम वैसा फेंके, तीनों मिलके बोले हमारे पास इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा है कि हमारा दिल नहीं लगा तो हम आसमान की तरफ कर कर इधर का तारा निकालते, इधर का तारा निकालते, इधर। तो वो पहला वाला बोला बाबा इतना बड़ा बम्बू है। पूछा बाबा आप ये बम्बू रखते कहाँ? तो बोला नहीं मालूम, नहीं मालूम, तुम्हारे बाबा के खेत में। तो यही आलम है भाई, यही आलम है इन सब का यही आलम है। तो खुदा हालात को समझो, मजलिस को कामयाब करो। मजलिस तुम्हारी शान के लिए, तुम्हारी अजमत के लिए, तुम्हारे वक़ार के लिए, तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे नाइंसाफी पर आवाज उठाएगी। और इस जंग में अगर हमको तख्तेदार पर भी लटकना पड़ेगा तो खुदा की कसम मुस्कुराते मुस्कुराते सूली पर लटक जाएंगे, लेकिन इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे। मैं आप सबसे यही कहूंगा, मजलिस का निशान पतंग है, जरा अच्छा पतंग खिलाइए और पतंग को कामयाब करिए। आप सबसे आखिर में कहूंगा जोरदार नारा लगा दीजिए, वो मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। नारा तकबीर, नारा तकबीर। तो मातुश्री तक जाना है भाई, नारा तकबीर। आपको हम सबको कामयाबी अता करे अल्लाह, हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत करे अल्लाह, हमारे फौजियों की हिफाजत करे, हमारे सरहदों की हिफाजत करे अल्लाह, हम सब हिंदुस्तानियों के दिलों में मोहब्बत डाले, हम सबको नेक करे, एक करे। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।